What is meditation? इसका आगाज़ किया था बुद्धा ने। बादशाह के घर पैदा हुए थे तो उन्होंने कहा कि मैं दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। चला गया जंगलों में, पर वो इतना उसको कंफर्टेबल रखा, पर वो उसी कंफर्ट में डिस्कम्फर्ट हो गया। वो समझता था कि ये ज़िंदगी नहीं है। इसको करने का कोई खास तरीका होता है? इसमें बहुत से तरीके इसमें हैं। श्रीलंका से जाके जो मैंने मेडिटेशन का कोर्स किया, उसमें आलती पालती मार के सांस जो है वो नाक से लेना है। आजकल की जनरेशन को देखा जाए, मोबाइल फोन्स भी तो है ना, जिसके थ्रू हम लोग डिफरेंट एक्टिविटीज कर रहे हैं, अपना स्ट्रेस रिलीज करने के लिए कुछ ना कुछ कर लेते हैं, गेम्स खेल लेते हैं। डिस्ट्रैक्ट करके अपने आप को नॉन प्रोडक्टिव बना रहे होते हैं। आप अपनी ओवर थिंकिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं ओवर थिंकिंग को। ओवर थिंकिंग माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, शादी नहीं हो रही, मैंने आपके माइंड को कूल एंड काम कर देती है। डिफरेंट रिलीजन्स के हिसाब से बात करें, क्या उनमें डिफरेंट तरह से परफॉर्म किया जाता है मेडिटेशन? हर रिलीजन में मौजूद है मेडिटेशन, लेकिन नाम उसके डिफरेंट है। एक प्रैक्टिस ऐसी है जिसमें कलर्स का यूज किया जाता है, पानी का यूज किया जाता है। ये दुनिया के तमाम रिलीजन्स में बड़ी अहमियत का हामिल है। सऊदी अरब से पानी पाकिस्तान लेके आते हैं। गंगा हिंदुओं के लिए बड़ा पवित्र जो है वो माना जाता है। पर जो श्रीलंका का एक्सपीरियंस था, किन चीज़ों में आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ी? इस कोर्स में मैंने डेथ को बहुत करीब से महसूस किया। लेटता था तो मेरे दिल की धड़कन जो है वो बहुत बढ़ जाती थी। मुझे ऐसा फील होता था कि शायद मेरे जो सीना जो है ना ये फट जाएगा, जो दिल है ना जो वो बाहर आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ अली अब्बास मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे कि मेडिटेशन का तरीका क्या है। क्या डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस को मेडिटेशन के थ्रू ओवरकम किया जा सकता है? क्या इस्लाम में मेडिटेशन की इजाज़त है? और आखिर में हम इनका एक्सपीरियंस भी इनसे पूछेंगे। ये सब जानने के लिए आज का एपिसोड एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड, थैंक यू। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी कि व्हाट इज़ मेडिटेशन? रबिया, इसका आगाज़ किया था बुद्धा ने। ओके। महात्मा बुद्ध को सारे लोग जानते हैं। उन्होंने कहा कि वो एक बादशाह के घर पैदा हुए थे, महाराजा के घर पे। तो उन्होंने कहा कि मैं दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, ओके। क्योंकि उनके पास सारी आसाइशात मौजूद थी। लेकिन इंसान है ना, इंसान को कहीं पे उसको समझ नहीं आती कि मैं इन्हें करना क्या है, ज़िंदगी का मकसद क्या है, मैं दुनिया में आया क्यों हूँ, ये दुनिया क्या है, मेरा मकसद क्या है। तो वो चला गया जंगलों में। ओके। इवन महाराजा ने उसके महल था ना, जो उसके इर्द गिर्द 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर का जो था ना, उसका इर्द गिर्द का एरिया वो सारा खाली करवा लिया था, ताकि मेरा बेटा जो है ना कभी गम को एक्सपीरियंस ना कर सके। अच्छा। उसको इतना पैम्पर और इतना उसको कंफर्टेबल रखा, और वो उसी कंफर्ट में डिस्कम्फर्ट हो गया। वो समझता था कि ये ज़िंदगी नहीं है, मैं ज़िंदगी को खुद तलाश करता हूँ, देखता हूँ क्या हो। वो फिर जंगलों में निकल के फिर काफ़ी साल उन्होंने वक्त गुजारा। वक्त गुजार के वो आंखें बंद करके इस तरह वो बैठे रहते थे, और कई कई दिन उनको अंदाज़ा नहीं होता था कि कितने दिन गुजर गए हैं। टाइम एंड स्पेस से वो आउट हो जाते थे। तो इस तरह फिर उन्होंने निर्वाण हासिल हुआ, वो कहते हैं निर्वाण। अच्छा। जैसे उनको निर्वाण मिला, जैसे थर्ड आई ओपन हो गई। ओके ओके। जैसे थर्ड आई ओपन हुई उनकी, तो उनको अंदाज़ा हुआ कि दुनिया क्या है, और ये इंसान का मकसद क्या है, और उसके साथ साथ अब मेरा मकसद क्या है, और मैंने अब क्या दुनिया को प्रीच करना है। तो जैसे ही वो अपना ज्ञान लेके वापस आ रहे थे, तो उनको एक बख्शू इज़ अ स्टूडेंट ऑफ दी बुद्धा, ओके। वो मिला, और उन्होंने कहा जी आपने क्या समझा है इस दुनिया को। तो हज़रत बुद्धा ने फरमाया कि ये सवाल तुम्हें समझ नहीं आएगा। तो हमारा मकसद इस दुनिया में है दुख कम करना। तुम भी लोगों के दुख कम करो, और मैं भी लोगों के दुख कम करता हूँ। तो ये जो बहुत ज़्यादा अफरा तफरी है ना हमारे माइंड में, तो हमें बहुत ज़्यादा हासिल करना है, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना है। तो हमारी जो ज़िंदगी है ना, वो कहीं ना कहीं मिस हो रही है हमसे। या तो हम पास्ट में रहते हैं, या फ्यूचर के हमारे बिल्कुल ऐसा ही, एग्जैक्टली। फ्यूचर के हमें फ़िक्र होते हैं। तो ये जो मेडिटेशन है ये आपको टुडे नाउ में ले आती है, प्रेजेंट में प्रेजेंट में। जैसे रखती है। अभी हम ये जो वक्त गुजार जी रहे जी। हैं, एक्चुअल में ये है वक्त। ओके। जो गुजर गया वो तो गुजर गया, जी जी। आने वाले का पता नहीं। तो वो ये सारा मेडिटेशन का फ़िलॉसफी है कि लिव इन नाउ एंड टुडे। ऑल राइट। अच्छा, इसको करने का कोई ख़ास तरीका होता है? इसमें बहुत से तरीके इसमें हैं, लेकिन जो मैंने जो सीखा है श्रीलंका से जाके, जो मैंने मेडिटेशन का कोर्स किया, उसमें आलती पालती मार के आपने ओके। आंखें बंद रखनी है, लिप्स आपने अपने क्लोज रखने हैं, और आपने सांस जो है वो नाक से लेना है। नाक से ही सांस अंदर जाएगा, और नाक से ही सांस बाहर आएगा।
ठीक तो है। ये इसका तरीका है। इसको कोई कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश ना करें, कोई इसमें आप ये ना सोचें कि कैसा होना चाहिए, इसकी में टाइमिंग्स कैसी होनी चाहिए। आप बस शुरू कर लें, आंखें बंद करके आलती पालती मार के, और आप सांस नाक से लें और इस तरह करके आप आंखें बंद करके सांस लेते रहें। ठीक, नहीं मतलब जिनको मुंह से सांस लेने की आदत होती है, कुछ लोग होते हैं ना मुंह से सांस ले लेते हैं ऐसे। ज़्यादातर लोग मुंह से ही लेते हैं सांस, क्योंकि बिल्कुल। सांस अंदर हम लेते हैं नाक से, बाहर निकालते हैं मुंह से। हम्म। मुंह को बंद करना है। ओके। कोशिश करके नाक से ही सांस अंदर आए और नाक से ही सांस बाहर जाए, तभी हम अपने अंदर जो है वो झांक सकते हैं। फिर ठीक, नहीं तो इसका कोई ख़ास टाइम भी होता है? टाइम तो बेस्ट टाइम तो वही टाइम है इसका भी जो तहज्जुद की नमाज का टाइम है। ओके। उसमें क्योंकि पूरी दुनिया में आप देखें बहुत सुकून होता है, खामोशी होती है, बिल्कुल। अंधेरा होता है। आप उस टाइम करेंगे तो इसकी इफ़ेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि जो आपने खाना खाया होता है वो भी बहुत हज़म हो चुका होता है, तो आपका ठीक। स्टमक एम्प्टी होता है। इसका बुनियादी उसूल ये है कि आपका जो स्टमक है वो एम्प्टी होना चाहिए, और तहज्जुद का टाइम वो बेस्ट है। वैसे आप किसी भी टाइम कर सकते हैं। ठीक है, लोग मेडिटेशन करना क्या कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आजकल की जनरेशन को देखा जाए तो हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स भी तो हैं ना, जिसके थ्रू हम लोग डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, अपना स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए हम लोग कुछ ना कुछ कर लेते हैं, गेम्स खेल लेते हैं, कुछ भी स्क्रॉलिंग टाइप। तो मेडिटेशन में और फिर इस चीज़ में क्या फ़र्क रह जाएगा? रबिया, अगर इससे स्ट्रेस रिलीज़ होता मोबाइल से, तो दुनिया में जो स्ट्रेस की जो केसेस हैं वो बढ़ते ना, वो कम होते। नहीं, कुछ लोगों ने अपनी डिस्ट्रैक्शन उसमें ढूंढी होती है ना कि वो अच्छा डिस गेम खेल लेते हाँ, हैं वो तो। डिस्ट्रैक्शन में गेम जब खेल रहे होते हैं ना, एक्चुअल में वो डिस्ट्रैक्ट करके अपने आप को नॉन प्रोडक्टिव बना रहे होते हैं। ओके। जब वो नॉन प्रोडक्टिव करते हैं तो उनका स्क्रीन टाइम जब ज़्यादा बढ़ता है, आंखों पे असर पड़ता है, और उसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड पे असर पड़ता है, क्योंकि हम इस तरह देख रहे होते हैं ना मोबाइल को। तो वो आपको वो आपकी जो है ना रेस्टलेस कर रहा होता है आपको। ओके। इवन जब आप अपनी आंखें बंद करके आप जब मेडिटेशन करते हैं तो आप में सुकून आता है, आप में ठहराव आता है, ठीक। आप प्लेयर को एंजॉय कर सकते हैं, हैप्पीनेस को आप एंजॉय कर सकते हैं। इस तरह भाग भाग के आपको कुछ समझ नहीं आ रही होती कि मैंने क्या करना है। ठीक। तो ये डिस्ट्रैक्शन है। मेडिटेशन इज़ फॉर सेटिस्फैक्शन, प्लेयर एंड हैप्पीनेस। आप अपनी ओवर थिंकिंग को कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं ओवर थिंकिंग को। ओवर थिंकिंग इसलिए होती है कि आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। मैंने नौकरी लेनी है, मेरी शादी नहीं हो रही, मैंने खाला के घर जाना है, मैंने शॉपिंग करनी है, मैंने मुख्तलिफ जगहों पे जाना है, मैंने प्रोग्राम करना है। तो ये आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें एट ए टाइम चल रही होती हैं, और वो इतनी स्पीड से आपके दिमाग में घूम रही होती हैं कि आपका जो दिमाग है वो इंगेज रहता है हर वक्त। इवन आप गौर करें, जब आप सोती हैं तो आपका माइंड, आपको सुबह कभी उठ के फील होता है कि थकावट फील हो रही होती है। अब ऐसे ही अंदाज़ा है। करने वाली बात यह है कि आप तो 8 घंटे सोई हैं, फिर थकावट क्यों महसूस हो रही है? क्योंकि आपके दिमाग में ना वो चीज़ें चल रही हैं, फिर आपको वो ख्वाब आते हैं, फिर वो आप अपने आप को रिलेट कर रहे होते हैं, फिर माइंड आपका एग्जैक्टली जो है, माइंड आपका इट इज़ इंगेज ऑल द टाइम। तो मेडिटेशन आपके माइंड को कूल एंड काम कर देती है। फिर आप जो भी फैसला करते हैं ज़िंदगी में, जो भी आप एक्टिविटी करते हैं, आपको उसका फ़ील आती है, आपको उसका प्लेयर आता है, हैप्पीनेस फ़ील होती है आपको उसकी। ठीक है, अभी आपने ये जो सोने की बात की है, ठीक है, तो अक्सर ऐसा होता है कि आपको नींद आई हुई होती है, बट जब वो टाइम गुजर जाता है, आप उस टाइम में नहीं सोते हो, तो आपका ब्रेन जो है वो हाइपर एक्टिव हो जाता है। यस। आपको फिर नींद भी नहीं आती, आपको डिफरेंट ख्यालात भी आ रहे होते हैं। तो फिर इस केस में क्या करना चाहिए? बेस्ट ये है कि जैसे ही आपको नींद नहीं आ रही, आप मूवी लगा लें। अच्छा। टॉप ऑफ द लाइन बेस्ट तरीका ये है। दूसरा, कोई सीरीज़ लगा लें, बड़ी ज़बरदस्त सीरीज़ आजकल आई हुई हैं, वो देखें आप। नहीं तो आप किताब पढ़ लें। अगर आप किताब पढ़ेंगे तो आपके माइंड में ना मुख्तलिफ पिक्चर्स क्रिएट होती हैं। जैसे अब आप अगर पढ़ रहे हैं उसके अंदर कि मैं एक दफ़ा द्रावर फोर्ट गया और वहाँ पे मैंने एक कुआं देखा, और वो ऐसा कुआं था जहाँ पे जानवर अपने मुंह से पानी पीता था। वैसे है, हकीकत यही होती है, जानवर मुंह से ही पानी पीते हैं, लेकिन हाँ बुक कुएं पढ़ते में, हुए इमेजिनेशन। कुएं से। ओके। ये दुनिया का वाहिद कुआं है जहाँ पे जानवर अपना मुंह लगा के पानी पीता है। ड्रावर फोर्ट में खुद देखे आए हैं वहाँ पे। ओह। ठीक है। ओके। तो अब जब मैंने ये सारी बात की ना, अब आपके दिमाग में सारी पिक्चर बन गई कि बिल्कुल। कैसे पीता होगा पानी, फोर्ट कैसा होगा। तो जब आपके दिमाग में पिक्चर्स बनती है ना डिफरेंट, तो आपका माइंड जो है ना वो एक इंगेज होता है, लेकिन पॉजिटिव वे में। पिक्चर्स खुद क्रिएट कर रहा है।
जब आप मोबाइल पे या टीवी पे देखती हैं वो पिक्चर आपको नज़र आती है, वो पिक्चर का अक्स होता है सिर्फ। तो जो पिक्चर आपकी खुद क्रिएट होती है वो आपकी बेस्ट एंड गुड मेमोरी बनती है। ठीक है, तो हम लोग इसके थ्रू डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस ये सब भी ओवरकम कर सकते हैं? ओनली मेडिटेशन से नहीं, मेडिटेशन कैन बी वन टूल। जैसे अगर आपने भूख लगी आपको, तो आप सैलड भी खाएंगे, रोटी भी खाएंगे, आप साथ चिकन भी खाएंगे, सालन भी खाएंगे, तो ये सारी डिशेस होती है ना। इसी तरह मेडिटेशन कैन बी वन टूल टू कंट्रोल योर एंजाइटी, स्ट्रेस एंड फ्रस्ट्रेशन। वैसे जो स्ट्रेस है वो आपके कॉन्सेप्ट से क्लियर होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशानी में रहते हैं, फ्यूचर के आपको गम हैं, फ़िक्रें हैं, तो आप ना वो लाइफ को ठीक तरह से एंजॉय नहीं कर पाते। ठीक है, तो मेडिटेशन जो होती है इसके थ्रू हम लोग टेलीपैथी भी कर सकते हैं? टेलीपैथी भी कर सकते हैं, बिल्कुल। टेलीपैथी का मतलब ये होता है कि वैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा अपना, जब मैं मेडिटेशन करने के लिए, टेलीपैथी का मतलब ये है कि आप यहाँ पे हैं और आपने कतर में किसी के साथ बात करनी है, कोई सिग्नल मतलब आप भेजना है। अपने थॉट्स के थ्रू भी आपस में आप बात अपने कर सकते थॉट हो? के थ्रू विदाउट यूजिंग मोबाइल एंड टेलीफोन आप अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं। आप अक्सर नहीं देखती, आप जो माँ होती है जब वो कहती है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरा बेटा परेशान है, एग्जैक्टली। हालांकि उसने कोई कम्युनिकेशन तो नहीं की होती, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन माँ की बाउंडिंग इतनी स्ट्रांग होती है, उसकी वजह से उसको कहीं ना कहीं फील हो जाता है अगर वो कहीं प्रॉब्लम में है या कहीं कोई मसले में है या कोई इशू है उसको। तो कौन सी वैसे मेडिटेशन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है? मुझे यही लगता है कि आप आंखें बंद करके, और जो एक तरीका है मेडिटेशन का, आंखें बंद करके आप बैठें आलती पालती मार के, और अपना जितना ज़्यादा टाइम हो सकता है उसमें गुजारें। 5 मिनट से शुरू करें और फिर इसको 1 घंटा 2 घंटा जितना भी मैक्सिमम आप कर सकते हैं इसको मैक्सिमाइज़ कर लें। ठीक है, मतलब जो हमारी अगर देखा जाए फिजिकल हेल्थ है, हमारे ऑर्गन्स हैं, उन पे भी इसका कोई असर होता है? डेफिनेटली। देखें, आपका जो माइंड है एक्चुअल में वो आपकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, जैसे अगर आपके में माइंड में कोई फिक्र है ना, आपको कोई गम आया है, तो आपको शिवरिंग शुरू हो जाएगी, आपको बुखार होना शुरू हो जाएगा, आपको कहीं ना कहीं सर दर्द, जोड़ों का दर्द, आपके शोल्डर्स घबराहट में भी होने लग घबराहट जाती है। फील होनी शुरू हो जाएगी। दैट बिकॉज ऑफ माइंड आपकी बॉडी को सिग्नल्स दे रहा होता है। तो यू हैव टू कंट्रोल एंड रिलैक्स योर माइंड। ठीक। जो माइंड आपका अगर रिलैक्स हो जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा, तो आपकी बॉडी खुद ब खुद रिलैक्स हो जाएगी। ठीक है, अच्छा वैसे अगर सर हम लोग डिफरेंट रिलीजन्स के हिसाब से बात करें, तो क्या उनमें डिफरेंट तरह से परफॉर्म किया जाता है मेडिटेशन को? हर रिलीजन में मौजूद है मेडिटेशन, लेकिन नाम उसके डिफरेंट है। आप शुरू हो जाते हैं हिंदुइज़्म से, पुराना रिलीजन है। हिंदुइज़्म में योगा कहते हैं इसको, ठीक है। ठीक है। उसके बाद आए बुद्धिस्ट, बुद्धिस्ट इसको मेडिटेशन कहते हैं। ओके। उसके बाद क्रिश्चियनिटी आ गई। क्रिश्चियनिटी कहती है कि आप लोगों को खाना खिलाएं, और आपने अगर कनेक्शन खुदा के साथ जोड़ना है, आप रूहानी तौर पे आपने अगर डेवलप होना है, तो लोगों का इलाज करें। इसलिए हज़रत ईसा इलाज किया करते थे लोगों का, जिन पे कोड होता था, जिनकी आंखें नहीं होती थी। तो वो जो रिलीजन है वो इलाज से मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी को हासिल करते हैं। हाँ, इससे पहले क्रिश्चियनिटी से पहले आ गया यहूदीज़म। यहूदीज़म में ये कबाला के नाम से प्रैक्टिस करते हैं। ओके। फिर कबाला आ गया, फिर ये क्रिश्चियनिटी आ गई, फिर सिखिज़म आ गया। सिखिज़म और इस्लाम उससे पहले आया, सिखिज़म उसके बाद आ गया। इस्लाम में इसको कहते हैं मुराकबा। ओके। आपने देखा ना, अंधेरा करके जी जी जी। अल्लाहू 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 का विर्द करते हैं, या कोई अल्लाहू अकबर का क्या करते हैं विर्द। तो इस तरह उनको ऐसा महसूस होता है हम आंखें बंद करके हम खुदा के साथ हमारा कनेक्शन जुड़ जाएगा। फिर सिखिज़म आ गया, जो लेटेस्ट जो मज़हब है, उसमें ये कहते हैं कि आप इंसान को रोटी दें, आप इंसान को रहने के लिए जगह दें, और आप उनको कपड़ा दें। क्योंकि उनकी तहकीक के मुताबिक दुनिया में जितने भी क्राइम हैं वो इन 3 वजूहात की वजह से होते हैं। इसीलिए आपको दुनिया भर में कहीं भी सिख जो है वो मांगता हुआ नज़र नहीं आएगा। क्योंकि अगर उसको भूख लगती है तो वो गुरुद्वारे चला जाता है। अगर उसके पास रहने के लिए जगह नहीं है, गुरुद्वारों के दरवाजे उनके लिए खुले रहते हैं हर वक्त, जो मर्ज़ी आए। मैंने खुद दुनिया के तमाम गुरुद्वारों में, अमेरिका में, यूके में, जर्मनी में, फ़्रांस में, टर्की में, मैं तमाम गुरुद्वारों में गया हूँ और मैंने वहाँ जाके खाना खाया। दे डोंट आस्क एनी क्वेश्चन टू यू कि फ्रॉम विच रिलीजन और फ्रॉम विच थॉट यू बिलोंग। दे ट्रीट ऑल पर्सनस लाइक अ ह्यूमंस। वो ह्यूमंस की तरह ट्रीट करते हैं। अगर आप उनको कहें कि हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं है, तो वो कहते हैं आप हमारे पास आएँ
और यहाँ पे जितनी देर तक आपका बंदोबस्त नहीं होता आप यहाँ पे रह सकते हैं। ठीक। तो तमाम रिलीजन इसको डिफरेंट नाम और डिफरेंट उससे प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। अच्छा, हम लोग इसको वैसे नमाज से रिलेट कर सकते हैं मेडिटेशन को? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप नमाज में सजदा लंबा करें, क्योंकि जो लोग डिप्रेशन में या फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं उनको मैं अक्सर कहता हूँ जो सुबहान रबील आला पढ़ते हैं 3 मरतबा, अमूमन फ़र्ज़ ये है ना कि 3 मरतबा पढ़ना है, तो इसको 30 मरतबा पढ़ना शुरू कर दें। ओके। जैसे आप 30 मरतबा पढ़ेंगे आपकी जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो माइंड में ज़्यादा आएगी और आपका माइंड स्ट्रांग हो जाएगा और आपका खुदा के साथ कनेक्शन ज़्यादा जल्दी अटैच हो जाएगा। ओके। अच्छा, कुछ लोग वैसे ये भी कहते हैं कि इसको सुन्नत करार दिया गया है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? किसको? मेडिटेशन को? जी, क्योंकि गारे हिरा में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाया करते थे ना, तो वहाँ तो कोई और ऐसी चीज़ नहीं थी किसी के साथ बात करने वाली, वहाँ तो तन्हाई थी। राबिया, जो तन्हाई होती है ना, तन्हाई में इंसान को बहुत कुछ मिलता है, क्योंकि इंसान अपने बारे में सोचता है, अपने बारे में समझता है कि मैं क्या हूँ, मुझे असल में मुझे चाहता क्या हूँ मैं जो मुख्तलिफ अपनी एक्टिविटीज़ गुजार रहा हूँ, मुझे जो लाइक्स चाहिए, कमेंट्स चाहिए, मुझे ज़्यादा व्यूज़ चाहिए, और जब वो तन्हाई में आके उसको फिर वो सोचता है कि मैं एक्चुअल हूँ क्या, और ये जो मैं कर रहा हूँ क्या एक्चुअल में मुझे करना चाहिए या ये मैं चाहता हूँ, फिर उसकी ना अपने बारे में अंडरस्टैंडिंग मज़ीद बेहतर होती है। क्योंकि वैसे तो वो इंगेज है रिकॉर्डिंग में, घरों में, खाने में, मोबाइल में, दोस्तों के साथ, प्रोफेशनल्स के साथ, तो माइंड को टाइम नहीं मिलता अपने साथ वक्त गुजारने का। तो दुनिया में जितने भी बड़े स्कॉलर्स हैं, फ़िलोसफर्स हैं, नबी हैं, उनकी ये एक सेम प्रैक्टिस ज़रूर रही है। उन्होंने अपने साथ वक्त गुजारा, आंखें बंद करके या तन्हाई में रहे और सोचा। इसलिए कुरान में बहुत ज़्यादा ज़िक्र है गौर व फ़िक्र करो, गौर व फ़िक्र करो, गौर व फ़िक्र करो, सफ़र करो। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं राबिया जिससे इंसान को बहुत कमालात जो है ना नज़र आते हैं उसको अपने अंदर, जो हैं जो कुदरत के हैं और खुदा के हैं। ठीक है। अच्छा सर, इनकी डिफरेंट प्रैक्टिसेस की जब बात हुई थी, अब तो हमने जो ये डिफरेंट रिलीजन्स में भी बात कर ली है इसकी कि किस तरह इसको परफॉर्म किया जाता है, किस तरह लोग इसको मानते हैं, ठीक है। तो इसकी ख़ास प्रैक्टिसेस भी होती हैं, ठीक है, जिनमें से एक प्रैक्टिस ऐसी है जिसमें कलर्स का यूज़ किया जाता है और पानी का यूज़ किया जाता है। तो वो किस लिए होता है, मतलब उसका क्या असर होता है? राबिया, जो पानी है ये दुनिया के तमाम रिलीजन्स में बड़ी अहमियत का हामिल है। हम आब ज़मज़म को देखें कितनी अहमियत हासिल है। बिल्कुल। लोग सऊदी अरब से पानी पाकिस्तान लेके आते हैं। इसी तरह गंगा हिंदुओं के लिए बड़ा पवित्र जो है वो माना जाता है। इसी तरह मुख्तलिफ़ जगहों पे क्रिश्चियनिटी का, यहूदीज़म का, सिखों का अपने अपने ना पानी के हवाले से उनके बड़े मुक़द्दस मुकामात हैं। लोग वहाँ जाते हैं, स्नान करते हैं या पानी पीने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। तो पानी जो है ना, है ही दुनिया जो है ना, जो लाइफ है वो है ही पानी एक्चुअल में। क्योंकि आपके अंदर भी 70% पानी है। इस दुनिया में भी तकरीबन जो दुनिया है ये भी तकरीबन 70 to 67% ये पानी पे मुहित है। तो इसलिए पानी की ना बहुत ज़बरदस्त अहमियत है। फिर आपने पूछा कि ये कैसे कलर्स जो हैं ये किस तरह करते हैं अपना एक रोल प्ले। जैसे वाइट कलर है ना, इसकी एक अपनी अफादियत है, ब्लैक की अपनी अफादियत है, इसलिए मैं हमेशा ब्लैक पहनता हूँ। मुझे ब्लैक में इनरिचमेंट और कॉन्फिडेंस और मुझे रूहानियत से करीब तरीन मुझे फ़ील होता है अपना आप। खाना काबा का जो गलाफ है वो ब्लैक है। इसी तरह अगर आप ग्रीन देखते हैं आप तो आपको फ़ौरन आपकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे आपको ले जाती है। तो जो कलर्स है ना, ये जहाँ जहाँ इनके साथ कोई अटैचमेंट है आपकी वही फीलिंग्स जो है वो डेवलप होनी शुरू हो जाती है। ऑलराइट। अच्छा सर, आप मुझे ये शेयर करेंगे कि आपका जो श्रीलंका का एक्सपीरियंस था जब आप गए थे इस सफ़र पे, तो आपको कौन कौन सी चीज़ें, मतलब किन किन चीज़ों में आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ी? अच्छा राबिया, ये दुनिया का मेरा ऐसा एक एक्सपीरियंस है जो कि बेस्ट भी है और वर्स्ट भी है। वो कैसे? अब दुनिया में या तो अच्छा होता है या बुरा होता है, लेकिन मैंने इससे बहुत नुकसान भी मुझे हो सकता था हो और मुझे इसका फ़ायदा भी बहुत हुआ। ये वही मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपने साथ वक्त गुजारूं तन्हाई में। तो बिलाल कुतुब साहब ने मुझे कहा था कि तुम ज़िंदगी में 10 दिन अगर एक ही कमरे में रहो और कुछ ना करो कमरे में रह के, तो 10 दिन के बाद जब तुम कमरे से बाहर निकलोगे यू विल बी द डिफरेंट पर्सन। तुम्हारे ख्यालात, फ़िलासफ़ीज़, कॉन्सेप्ट्स, ख्वाहिशात सब तकरीबन
चेंज हो चुकी होंगी। ठीक है। अच्छा, मैं अब सोचता रहा कि मैंने प्लान किया कि मैं इस तरह रहूँगा, लेकिन मेरी एक दोस्त जर्मनी से आई, उससे मैंने ज़िक्र किया तो वो कहती है मुझे कि विपाशना के नाम से एक कोर्स होता है श्रीलंका में, तुम वो कर लो। वो भी सिमिलर है, वहाँ पे किसी से बात नहीं करनी होती, आपने 10 से 12 घंटे या ऐसे आंखें बंद करके आलती-पालती मार के आपने बैठना होता है। 10 10 से 12 घंटे घंटे? रोज़ाना। तो फिर कितने दिन का ये सेशन होता है ये पूरा? 10 दिन का सेशन होता है ओके। और मुश्किल तरीन काम है ये वहाँ बैठना, क्योंकि आपको मैं अगर कहूँ इस कमरे में आप आंखें बंद करके 10 मिनट भी ऐसे बैठे तो आपके लिए बैठना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा, और फिर आलती पालती मार के बैठना ये और भी मुश्किल काम था। मैंने ना राबिया उसमें पूरी इस कोर्स में मैंने डेथ को बहुत करीब से महसूस किया, क्योंकि जब मैं ऐसे बैठता था आलती पालती मार के, आंखें मेरी बंद होती थी, तो मुझे ऐसा महसूस होता था कि मैं किसी दूसरे वर्ल्ड के साथ मैं कनेक्ट हो गया हूँ, क्योंकि आंखें बंद, आप कुछ सुन नहीं रहे, आप कुछ देख नहीं रहे, आप कुछ बोल नहीं रहे। अब आंखें बंद जब होती हैं तो आप अपने अंदर, अपने माइंड में, अपने अंदर झांकते रहते हैं, और वो कहीं ना कहीं आपको किसी के साथ ना, किसी अदर वर्ल्ड के साथ वो कनेक्ट करवा देता है। अच्छा, फिर आपको ना टाइम का एहसास जो है वो मैंने वहाँ पे सीखा। 10 घंटे अगर आपने बैठना है तो तकरीबन 2-2 घंटे की ब्रेक्स होती थी, 1 घंटे की, 2 घंटे की, फिर खाना खा लो, चाय पी लो, पानी पी लो, इस तरह की ब्रेक्स होती थी। तो जो पहला सेशन होता था वो 1 घंटे का, जब मैंने ऐसे पहला सेशन में ऐसे बैठा तो आप अंदाज़ा होता है ना, अब जैसे हमने अभी गुफ्तगू हमने शुरू की है, मुझे अंदाज़ा हो गया कि 15-20 मिनट हमें हो गए हैं गुफ्तगू करते हुए, एक माइंड को पता चल जाता है ना कि हमने इतना टाइम हमारा हो गया गुफ्तगू करते हुए। अच्छा, मैंने जब पहली दफ़ा वहाँ बैठा तो आंखें बंद करके उन्होंने कहा जी नाक से सांस लेना है, अपनी लिप्स आपने क्लोज रखनी है। मैं इस तरह बैठा हुआ हूँ और उन्होंने कहा जी ये आप शोल्डर को आपने अपनी बैक को स्ट्रेट रखना है, ताकि उसमें फिर जो है आपको वेव्स और ऑरा और लेयर्स ऑफ द वर्ल्ड आपको फिर कनेक्ट होते हैं आप उसके साथ। अब मैं राबिया ऐसे बैठा हूँ और मैं बैठा हूँ बस, और किसी से कोई बात नहीं करनी, किसी की बात नहीं सुननी। वहाँ पे तकरीबन 150 लोग थे, दुनिया के बहुत मल्टीनेशनल कंपनीज़ के और मुख्तलिफ़ जगहों के लोग वहाँ पे आए हुए थे, एक्टर, एक्ट्रेसेस, मॉडल्स, मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स। लेकिन अब हमें किसी से बात नहीं करनी। रशिया से भी लोग, जापान से, दुनिया जहाँ से वहाँ पे लोग आए होते थे। अब यहाँ बैठा मैं, मज़े की बात ये है रबिया, अब मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं एक घंटे के बाद ब्रेक होगी, ज़रा मैं थोड़ी सी कमर सीधी कर लूँगा, कुछ खा पी लूँगा। अच्छा, अब मैं ऐसे बैठा हूँ और मैं बैठा हूँ, आंखें बंद हैं और काफ़ी देर हो गई मुझे ना ऐसे बैठे हुए। तो मैंने एक अंदाज़ा लगाया कि 55-56 मिनट्स तकरीबन हो गए होंगे मुझे बैठे हुए। अच्छा, घड़ी थी पीछे, तो मैं जब ऐसे बैठा हुआ तो मैंने जब ऐसे हल्का सा, वो कहते भी थे कि आपने आंखें नहीं खोलनी नहीं, आपने बंद रखनी, लेकिन फिर भी मेरे अंदर एक थोड़ी सी बेचैनी थी कि मैं देखना चाह रहा था कि टाइम कब गुजरे। तो जब मैंने ऐसे घड़ी की तो मेरे अंदाजे से टाइम था 55 मिनट या 56 मिनट्स गुजरे, तो सिर्फ रबिया 5 मिनट गुजरे थे। मतलब इतना मुश्किल होता है वहाँ पे टाइम गुजारना? टाइम गुजरता ही नहीं, टाइम वहाँ पे कैसे गुजरेगा कि आपके पास एक्टिविटी ही कोई नहीं है। तो फिर मैंने कहा यार ये 5 मिनट गुजरे हैं, तो मुझे फील हो रहा है 55 मिनट, अभी तो 10 घंटे गुजारने हैं। तो ये तो इसी तरह था कि जिस तरह आपने कोई पहाड़ जो है वो 4 दफ़ा चढ़ना है और उतरना है, वो तो मुझे ये बड़ा मुश्किल लगा। बहरहाल मैंने अपने आप को कोशिश की, फिर मुझे ना वहाँ पे फील हुआ कि मुझे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आपने अपनी इबादत नहीं करनी, जो भी आप करते हैं आपने यहाँ पे आए हैं, आप यहाँ पे जो काम हो रहा है आपने उसी के साथ हमारी जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उसके मुताबिक आपने लाइफ पूरी गुजारनी है भी यहाँ पे, जितने दिन आप यहाँ पे हैं। तो सुबह 4 बजे वो उठा देते थे और जंगल था, कोलंबिया से तकरीबन 3 घंटे की मुसाफत पे एक जंगल था, पहाड़ था, पहाड़ के ऊपर उन्होंने तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर के ऊपर एक पूरा उन्होंने इंस्टीट्यूशन डेवलप किया हुआ था। तो वहाँ पे कोई लोग भी नहीं आते थे, पहाड़ था, बिल्कुल एक पहाड़ था। और जैसे ही वो पूरा दिन गुजरता था तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे 1 महीना हो गया मुझे यहाँ पे आए हुए, क्योंकि जब आपका माइंड किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है तो फिर आपका वक्त नहीं गुजरता। अच्छा, जैसे मैं लेटता था तो मेरे दिल की धड़कन जो है वो बहुत बढ़ जाती थी। मुझे ऐसा फील होता था कि शायद मेरे जो सीना जो है ना ये फट जाएगा और जो दिल है ना जो वो बाहर आ जाएगा। तो सारी सारी रात मुझे सोया नहीं जाता था मुझसे, लेकिन फिर भी मैं किसी न किसी तरीके, मैंने कहा यार कोर्स अब करने के लिए आए हैं, करना ज़रूर है पूरा। अच्छा, फिर अगले दिन गए, उससे ज़्यादा मुश्किल हुई। हालांकि अगर कोई आप एक काम करें तो अगले दिन आप जाते हैं तो ज़रा कंफर्टेबल आप हो जाते हैं।
तो एग्जैक्टली राबिया वहाँ पे ऐसी मुझे दिमाग में आवाज़ें आई, क्योंकि जैसे आपने कभी देखा होगा तवे पे अगर आप पानी छिड़कें तो अंदर से बहुत सारी जैसे शां करके आवाज़ आती है ना गर्म तवे पे, मुझे ना अपने दिमाग में ना वैसी आवाज़ें महसूस होनी शुरू हो गई। तो मैंने सोचा कि यार मैं अपना माइंड है, कहीं मेरा वही डिस्टर्ब ना हो जाए, कहीं मुझे कोई फालिज ना हो जाए, कहीं मुझे हार्ट अटैक ना हो जाए, क्योंकि दिल की धड़कन जो है वो थ्राइस हो जाती थी। अच्छा, फिर 5 दिन मुझसे कुछ खाया ही नहीं गया। खाने पीने में का कोई परहेज था? परहेज़ था, उन्होंने कहा था गोश्त नहीं खाना, अच्छा। ठीक है, आपने गंदम नहीं खाने, कोई फ़िश नहीं, तो फिर वो कोई बीफ क्या नहीं। देते थे खाने को? वो खाने के लिए चाय देते थे, और चाय के साथ उनकी एक अपनी हर्बल टी होती थी, वो देते थे, और साथ सारी सब्ज़ी, और वो भी उस इलाके की। अच्छा, तो ये 3 टाइम देते थे या 2 टाइम का होता था? होता 2 टाइम था, लेकिन आपके एक वक्फे में आपको चाय और वो जो उनकी ग्रीन टी थी वो मिलती थी, क्योंकि वो कहते थे कि हम आपका जो सारी बॉडी है वो सारी क्लींस हो रही बॉडी है। को डिटॉक्स करेंगे हम, ओके। माइंड के साथ सारी बॉडी आपकी डिटॉक्स होगी। अब मेरे दिल में राबिया बड़ी जो खौफ पैदा हो गया कि ये मैंने कोई राइट पर गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, कहीं मुझ पे फालिज तो नहीं हो जाएगा यहाँ पे, मुझे नींद भी नहीं आ रही, खाया भी नहीं जा रहा, खाया भी नहीं जाता था वो। मतलब आपकी हर रात की कैफियत जो थी वो इसी तरह की थी कि घबराहट और बहुत ज़्यादा घबराहट थी। और एक टाइम पे ऐसा हुआ कि उनका डॉक्टर गोयनिका उनके फाउंडर थे, वो फोत हो चुके हैं वैसे, लेकिन उनका रोज़ाना 9 से 10 बजे उनका लेक्चर चलता था। अच्छा, वो हमें गाइड करते रहते थे, आपने अब ऐसे करना है, आपने अब ऐसे सोचना है। अच्छा, जब वो चौथा पाँचवा दिन आया तो उन्होंने कहा कि देयर इज़ नो गॉड एंड देयर इज़ नो रिलीजन इन दिस वर्ल्ड, ये आपका ना अपनी सोच है, ये आपके अपने बारे में है। अच्छा, जब मैंने ये सुना ना तो मेरा दिल ऐसा था कि फट के जो है ना बिल्कुल बाहर आ जाएगा। मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होनी शुरू हो गई। फिर मुझे ऐसा फ़ील हुआ कहीं मेरा ईमान जो है वही ना ख़त्म हो जाए। मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि कहीं मैं गुमराह ना हो जाऊँ। फिर मुझे ऐसा फ़ील होता था कि कहीं मैं सारी ज़िंदगी यहीं का ना होके रह जाऊँ, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसे मॉन्क्स देखे मैंने जो ये कोर्स करने के लिए आए, और फिर उनको इतनी लज़्ज़त आई और इतना उनको प्लेयर आया, उनको मकसद हयात और मकसद उनको मिला ज़िंदगी का, वो यहीं के होके रह गए। और आपने देखा होगा वो ऑरेंज कलर का कपड़े पहनते हैं जी, जी। और वो मांग के खाते हैं, उनके हाथ में कटोरा होता है, और वो सिर्फ उतना ही मांगते हैं जितनी उनकी भूख होती है। इसके अलावा वो कुछ नहीं और किसी से मांगते, और मांगते हैं वो अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल नहीं करते। सिर्फ अगर आप वो कोई अगर खाना रख जाए तो खा लेते हैं, अगर नहीं तो वो सारी ज़िंदगी अपनी जंगलों में ऐसे बैठ के आलती पालती मार के, और इस तरह वो आंखें बंद, उन्होंने सर अपने बाल जो है वो मुंडवा लेते हैं, और इसी तरह वो ज़िंदगी जो है ना वो गुजारते रहते हैं। ओके। और इसके अलावा फिर आप कितने दिन वहाँ पे रहे? वैसे तो ये 10 दिन का कोर्स था, लेकिन जब मेरी हालत गैर हो गई और मुझे बड़ा मसला हुआ, मैं फिर क्योंकि बात भी नहीं कर सकते थे ना किसी से, उन्होंने कहा था ना टीचर के साथ बात करनी है, ना आपने आपस में किसी के साथ बात करनी है, ना कहीं मोबाइल यूज़ करना है, कुछ लिखना भी नहीं, कुछ नहीं करना। ठीक है। जैसे प्रेशर कुकर होता है ना, प्रेशर कुकर में आपने जब उसको नीचे आग लगाते हैं ना जब, तो आपने उसका ढक्कन खोलना नहीं होता, क्योंकि ये फ़िलॉसफ़ी थी कि अंदर जो आपके माइंड में जो चीज़ें हैं वो पक के जो हैं वो 10 दिन के बाद निकलेंगी। ऑलराइट। और फिर वो ये कहते थे कि जो ये दौरान कोर्स जो छोड़ेगा तो वो हो सकता है वो अपना मेंटल जो है ना तवाज़न वो खो दे। अब मुझे इस बात का भी डर था, अब मैं फंस गया, मुझे समझना है कि मैं क्या करूं। अगर मैं बाहर जाता हूं तो ये जंगल है, मैं जंगल में गिर जाऊंगा तो क्या होगा मैं कैसे पहुंचूंगा पाकिस्तान, मैं कैसे सारा मैनेज करूंगा, ये अब बार बार सोचे मेरे दिमाग में चलती जा रही थी। उसके अलावा फिर मैं ये सोचता था कि मैंने तो घर में कोई ऐसी बात भी नहीं बताई ज़िंदगी की कि तो आप लोगों ने क्या करना है चीज़ों का, वो भी नहीं मैंने बताई। तो मेरे दिमाग में बहुत सारी इस तरह चीज़ें जो है ना वो चल रही थी, मैं खौफ भी था, घबराहट भी थी, उलझन भी थी, लेकिन मैं कोर्स करता था बड़ी बाकायदगी से। मैं कहता था कि अब मैं आया हूँ यहाँ पे, तो अब मैं कोर्स करके जो है ना वो जाऊँगा। अब सारी परेशानी थी, कभी अगर मैं बाथरूम में जाता था तो मुझे ऐसा फ़ील होता था कि ये जो शावर है इसके अंदर से कुछ छिपकलियाँ निकल आएंगी, कोई सांप निकल आएगा, इस तरह के मुझे ख्यालात आने शुरू हो अच्छा, गए। वैसे गए आप रिलैक्सेशन के लिए थे, लेकिन आप और ओवर थिंकिंग करने लग गए थे। बहुत ही ज़्यादा हो गया ना, वो इतना ज़्यादा हो गया कि क्योंकि माइंड को ना आदत नहीं थी। एग्जैक्टली ऐसे ही था कि रबिया अगर मैं आपको पानी के अंदर फेंक दूं और आपको गोते लगने शुरू हो जाएंगे यकदम, क्योंकि आप अपने वर्ल्ड से निकल के एक दूसरे वर्ल्ड में दाखिल हो गए हैं
जैसे ही आप उस वर्ल्ड में दाखिल हुए तो आपको फिर समझ नहीं आई थोड़े दिनों में ये क्या हुआ मेरे साथ, क्योंकि ना बात करनी है। मैं मूवी रोज़ाना देखने वाला बंदा हूँ, लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, लेक्चर्स देता हूँ, इतना ज़्यादा मेल जोल रखता हूँ रोज़ाना। माइंड ने सोचा कि ये मैं कहाँ आ गया हूँ, फिर माइंड को समझ नहीं आई ना यकदम कि तो ये सारा ही ब्लैंक हो गया है, ये तो सारा ब्लैक हो गया है। तो उसमें फिर ना अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं, आपकी कनेक्शन होता है किसी के साथ, आप खुदा के साथ जुड़ते हैं, कभी टूटते हैं, कभी आप कुछ सोचते हैं, कभी आप कुछ सोचते हैं। तो ये सारी जो फीलिंग्स हैं ना, आपको फिर कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है आपके साथ। फिर आखिर में मैंने ये सोचा कि अब टेलीपैथी का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि बिलाल कुतुब साहब के साथ मैंने बड़ा वक्त गुजारा। मैंने ऐसे बैठा हुआ था, अब मोबाइल तो था नहीं, मैं मशवरा किससे करता, मशवरा भी नहीं कर सकता था। उन्होंने कहा था कि अगर आप कहेंगे, अगर आप छोड़ेंगे तो आपका ये कोर्स में आपको मसला भी हो सकता है। तो वहाँ से फिर राबिया मैंने ना ऐसे ही बैठे बैठे मैंने बिलाल कुतुब साहब से कम्युनिकेट किया। मैंने कहा जी मैं तो फंस गया हूँ, अब मुझे समझ नहीं आ रही, मुझसे कोर्स हो भी नहीं रहा, ऐसा फ़ील हो रहा है मुझे कि मैं शायद मेरी ज़िंदगी यहाँ पे ख़त्म हो जाए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। अब ये लोग, जब मैं इनसे कहता हूँ कि मैं कोर्स छोड़ के जाने चाहता हूँ, वो कहते हैं इस पे साइन कर जाएं, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर यू, अगर आपको कुछ हुआ वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। अब कोर्स में बैठा भी ना जाए, वहाँ भी छोड़ा भी ना जाए, फंस गया ना, अब आगे खाई पीछे कुआं। तो मैंने फिर बिलाल कुतुब साहब से ऐसे टेलीपैथी से कम्युनिकेट किया, तो मुझे इशारा मिला, उन्होंने कहा तुम आ जाओ मेरे पास। तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया। मैंने उनसे कहा जी मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ अपनी हर चीज़ का, तो आप मुझे ना यहाँ से आप मुझे फ्री कर दें। उन्होंने कहा जी आप यहाँ साइन करें और आप सुबह के टाइम जा सकते हैं। अब वो जो रात थी, रात को मैंने उनसे ये कहा, उन्होंने कहा जी आप सुबह निकल जाएंगे, यहाँ से 4-5 बजे पहली बस चलती है, बस पे आप बैठ के निकल जाइए। राबिया वो रात ही ना गुजरे। अब मैं कह रहा हूँ कि सुबह हो जाए किसी तरीके, मैं निकलूँ यहाँ से, मैं बस निकल जाऊँ किसी तरीके। अब वो माहौल भी बड़ा एक खौफनाक था, पहाड़, जंगल, खामोशी, कोई दूर दूर तक इंसान नज़र नहीं आता। बहरहाल वो बड़ी मुश्किल से, वो मेरी ज़िंदगी की मुश्किल तरीन रात थी। वैसे वो रात गुज़री, तो जैसे ही वो रात गुज़री तो मैं 4 बजे एग्जैक्ट, जो वहाँ से पहली बस चलती थी, वहाँ से मैं बैठा और मैं सीधा चला गया ट्रैवल एजेंट के ऑफिस में। मैंने कहा जी मुझे ना फ़ौरन वापस भेज दें बस किसी तरीके, क्योंकि मेरी 10 दिन की बाद की टिकट थी। उन्होंने कहा जी अभी तो आप 6 बजे आ गए हैं, ये तो ऑफिस 8 बजे खुलता है। तो मैंने कहा जी मैं इधर ही बैठा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे राबिया फ़ील होता था कि कहीं मुझे चक्कर ना आ जाए, कभी मैं गिर ना जाऊँ। इसीलिए फिर मैंने एक पेज लिया, मैंने अपने भाई का नंबर, अपने करीबी नंबर, अपने घर का एड्रेस, फ़ोन एड्रेस और एक नोट लिख लिया साथ कि इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम विद मी कॉन्टैक्ट दीज पर्सनस, और ये मेरी एम्बेसी है यहाँ पे पाकिस्तान में, मुझे आप वहाँ पहुँचा दीजिएगा। मैंने अपना पेपर अपना डाल लिया, पासपोर्ट मैंने संभाल लिया, तो मैं निकल गया। तो फिर मैंने वहाँ पे गया तो मुझे थोड़ा सा सुकून हुआ, मुझे समझ आ गई, लेकिन फिर भी मेरा दिमाग घूम रहा था। फिर वहाँ पे मुझे टिकट मैंने करवाई, मैंने कहा यार जितनी जल्दी हो सकता है मुझे भेज दें। उन्होंने बहरहाल टिकट करवाई मेरी और मैं निकल गया। तो जैसे मैं निकला तो मुझे 4-5 बजे की मेरी सीट हो गई मेरी। तो मैंने कहा यार जितनी मर्ज़ी, कहते हैं जी लाहौर की नहीं है टिकट अवेलेबल। मैंने कहा यार आप इस्लामाबाद की दे दें, पेशावर की दे दें, कराची की दे दें, पाकिस्तान के किसी भी शहर की दे दें मुझे टिकट, मुझे पहुंचा दें बस किसी तरीके, मुझसे और यहाँ पे नहीं रहा जा रहा। मुझे इतना ज़्यादा एंजाइटी हो गई थी वहाँ पे, फ्रस्ट्रेशन हो गई थी। पर टिकट फिर मुझे मिली। फिर मुझे एक रास्ते में कपल नज़र आया, तो वो कह रहे थे, वो जर्मनी से आया था, तो कहते यार तुम इधर क्या करने के लिए आए हो? मैंने कहा यार इस तरह से मेरा एक्सपीरियंस हुआ है। अच्छा, मैंने ये गौर किया, जैसे ही मैंने बताना शुरू किया ना, तो मेरी हालत फिर गैर होनी शुरू हो गई। अब जैसे मैं अभी भी बता रहा हूँ ना आपको, तो मेरी थोड़ी थोड़ी हालत जो है वो गैर होनी शुरू हो गई। वो सारा कनेक्ट हो गया मैं उसी ऑरा के साथ, उसी जगह पे, वही सारी फ़िलासफ़ी, वही लोग, वही बख्शू, वही मॉन्क्स मुझे नज़र आने शुरू हो गए। अच्छा, फिर मैंने अब कहा कि अब मैं नहीं किसी के साथ बात करूँगा, अब मैं बस जहाज़ में बैठूँगा। फिर मैंने सोचा कि मैं अब 4-5 घंटे कहाँ गुजारूँ। फिर मैं मॉल में चला गया, एक मॉल में जाके बैठ गया। मैंने कहा अगर मैं कहीं गिरता हूँ या मुझे अगर कोई मसला होता है, चक्कर आते हैं, तो ये लोग मुझे हॉस्पिटल पहुँचा देंगे। तो वहाँ से बहरहाल मैंने फिर रिक्शा लिया, वहाँ भी रिक्शे चलते हैं। मैंने कहा एयरपोर्ट ही चल के जाके बैठ जाता हूँ। एयरपोर्ट गया, अच्छा अब अनाउंसमेंट ही ना हो फ़्लाइट की। मैंने कहा यार अनाउंसमेंट ही नहीं हो रही, वक्त ही नहीं गुजर रहा। जैसे ही वो फ़्लाइट की अनाउंसमेंट हुई, मेरे दिमाग में, दिल में फिर एंजाइटी अटैक्स आने शुरू हो गए।
मुझे सोचना शुरू हो गया मैं कि ये जहाज़ है ये कहीं गिर ना जाए, मुझे खौफ आया। अब वो टाइमिंग हो गई जहाज़ के जाने की, लेकिन मेरा नाम अनाउंस वो कर रहे थे बार-बार और मुझे डर लग रहा था। और एक जगह पे मैंने कोई एक आयत पढ़ी उसी वक़्त एक अख़बार में, तो मुझे रोना आना शुरू हो गया। मैं रोता ही रहा मैं। इतना रोया कि मेरी जो सारी जो ये कमीज़ है वो भीग गई। बहरहाल उन्होंने मुझे पकड़ा, ढूँढा कहीं से कि ये आपका नाम अनाउंस हो रहा है, तो आपकी फ़्लाइट निकलने वाली है। तो मैं बहरहाल अपनी फ़्लाइट पे मैं निकला। मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया एक कराची में। मैंने कहा यार कराची की फ़्लाइट मिल रही थी, तो मैं आ रहा हूँ, मुझे पिक करके ले जाओ। उसने मुझे पिक किया, हम वहीं से वो मुझे सीधा एक दरबार पे ले गया और मैं 5 दिन का तकरीबन भूखा था मैं। अच्छा वहाँ पे वो बाबा जी थे एक बैठे हुए, साद नाम मेरे दोस्त का। तो बाबा जी ने कहा कि आप कुछ खाएँगे? मैंने कहा जी मुझे खिला दें। अब मुझसे खाया तो जा नहीं रहा था। अब मैंने कहा था जितना भी मैं खा सकता हूँ मैं खा लूँगा थोड़ा बहुत। अच्छा वो याद है मुझे आज भी वो मेरी ज़िंदगी की सबसे लज़्ज़त वाली जो थी बिरयानी मैंने खाई वहाँ पे। ओके। वो परात एक लेके आए, उन्होंने मेरे सामने रखी, मैंने पूरी परात खा ली। और वो कहते हैं और खाना है? मैंने कहा जी मैंने और खाना है। वो कहते हैं एक और परात लेके आए। वो परात फिर आई इतनी बड़ी, परात का मतलब है जो एक जो हमारे घरों की प्लेट होती है उससे डबल तकरीबन। ओके। वो मैंने दूसरी भी खा ली और मैं खाई जा रहा हूँ, अंदर मेरे जाता जा रहा है, मुझे थोड़ा ना सुकून मिल रहा है अब, थोड़ा-सा मैं रिलैक्स हो रहा हूँ। उसके बाद फिर क्या हुआ, वो बाबा जी अब मुझे देख रहे हैं, मेरा दोस्त भी देख रहा है और भी लोग देख रहे हैं, मैं अपना मस्त खाता जा रहा हूँ। वो कहते हैं और खाना है आपने? मैंने कहा जी मैंने और खाना है। वो तीसरी परात एक और ले आया, मैंने वो तीसरी भी खा ली। वो जब मैंने खाया तो मुझे कुछ सुकून हुआ, तो फिर मैंने साथ को कहा अपने दोस्त को, मैंने कहा यार अब मुझे अपने घर पे रखो, अब मैं जब थोड़ा कंफर्टेबल हो जाऊँगा, फिर आपने मुझे भेजना है। तो मैं 2-3 दिन फिर वहाँ रहा, फिर वहाँ से मैंने फ़्लाइट ली और घर आया और सीधा मैं चला गया बिलाल कुतुब साहब के पास। मैंने कहा सर ये सारा मामला हुआ है। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारा बहुत अच्छा लाइफ़ का ये एक्सपीरियंस हो गया है, ये लाइफ़ का एक्सपीरियंस तुम्हें ज़िंदगी में बहुत आगे लेके जाएगा। नाउ यू आर नियर टू सेल्फ डिस्कवरी। लेकिन अगर 10 दिन का पूरा भी कोर्स कर लेते तो भी अच्छा होता, लेकिन तुमने जो सीख लिया है वो भी बेस्ट है। तो इसलिए मैंने आपको बताया इट वाज़ द बेस्ट एंड द वर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ। ठीक है। सर आप लास्ट पे कुछ ऑडियंस को इस सारे जो भी आपके साथ सीन हुआ था उसके बारे में कुछ एक टिप देना चाहेंगे? राबिया अब मैं इसको हाईली रिकमेंड करता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि आप ज़रूर कोर्स करें ओके। ताकि आप दुनिया की अपनी लाइफ की जो डिफरेंट परतें हैं वो खुलेंगी। वो लाहौर में रह के नहीं खुल सकती। यू ऑलराइट। हैव टू ट्रैवल एंड यू हैव टू गो और आप उसको एक्सपीरियंस करें और इस एक्सपीरियंस के बाद ही आपको पता चलेगा कि ये कैसा होता है। जैसे आम अगर खाया ना हो ना तो आप एक्सपीरियंस आम का टेस्ट नहीं बता सकते कि कैसा होता है। तो आपको ज़रूर करना चाहिए। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और उम्मीद करती हूँ कि हमारी ऑडियंस को ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगेगा। अगले पॉडकास्ट तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।